जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR आर्टिस्ट को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु GS एकेडमी, जिनके डायरेक्टर रोशन आनंद सर, जिसमें से बायोलॉजी पढ़ाया जा रहा है बिट्टू झा सर के द्वारा। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सेल चैप्टर नंबर हम लोग 13 देखेंगे, और इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 से लेके 12 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव है सब पे एक एक वीडियो बना दिए। आप नहीं देखें तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप बारीकी से देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे स्केलेट सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, चलिए इसका देखेंगे। चलिए दोस्तों, तो फिर देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मानव कंकाल तंत्र या अस्थि तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें से हमको क्या देखना है, कौन सा कथन इसमें से सही है। तो इसमें से ये हो जाएगा कि यह गति और प्रचलन में भाग लेता है, बिल्कुल लेता है। यह शरीर में मौजूद कैल्शियम तथा फॉस्फेट को जमा रखता है एवं जरूरत पड़ने पर उन्हें बाहर निकालता है, बिल्कुल ये भी सही है। अगला है, यह शरीर के आंतरिक अंगों को बाहरी आघातों से बचाता है तथा शरीर के भार को नियंत्रित करता है, बिल्कुल, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, मानव कंकाल तंत्र मुख्य रूप से किस ऊतक से निर्मित होता है। तो ये होता है संयोजिक ऊतक से, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, मानव कंकाल तंत्र बना होता है। तो मानव कंकाल तंत्र ये बना होता है, ये अस्थि से भी बना होता है, उपास्थि से बना होता है, एक टंडन तथा लिगामेंट से भी बना रहता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे देखेंगे, एक मनुष्य में कितनी हड्डी होती है। तो एक मनुष्य में 206 हड्डी होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, इनमें से कौन सा सही है। तो इनमें से कौन सा सही है। तो पहला प्रश्न है, जन्म के समय शिशु में लगभग 300 हड्डियां पाई जाती, बिल्कुल सही है। वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 200 होती है जी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, 1 तथा 2 दोनों सही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी अग्रपाद की नहीं है। अग्रपाद की हड्डी नहीं है, यानी कि इसको हाथ की हड्डी कहते हैं। ठीक है, तो ये फिबुला होगा। फिबुला जो है ये पैर की हड्डी, अग्रपाद कहने का मतलब हो गया हाथ। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत। अस्थि तथा उपास्थि संयोजिक ऊतक है, ये तो सही है। उसके बाद अस्थि ऑस्टियोब्लास्ट तथा उपस्थित कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका से निर्मित होता है, बिल्कुल ये भी सही है। उसके बाद अस्थि के मध्य में एक गुहा होती है जो अस्थि मज्जा से भरी होती है, ये भी सही है। उसके बाद मेमोलियन अस्थि तथा उपास्थि में अनेक नलिकाएं समान संरचना पाई जाती है, जिन्हें हैबिसन नलिकाएं कहते हैं। जी नहीं, यही गलत है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, छाती में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो छाती में जो ये पसलियाँ होते हैं ये 12 जोड़े होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, सत पसलियाँ किसे कहते थे। सत पसलियाँ जो होता है, प्रथम 7 जोड़ी पसलियाँ होता है, उसी को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 8 से 8वां तथा 9वां पसलियाँ होता है, इसे फल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फल्स इसको कहते हैं। 8वां तथा 9वां जो होता है इसे फल्स कहते हैं, और 11वां तथा 12वां जो होता है इसे फ्लोटिंग कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, 8वां एवं 9वां जो होगा ये फल्स कहते हैं, क्योंकि ये पसलियों से नहीं जुड़ा हुआ रहता है। उसके बाद 11वां तथा 12वां जो होता है इसे फ्लोटिंग कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, फल्स पसलियाँ किसे कहते हैं। तो फल्स पसलियाँ किसे कहते हैं, तो ये हो जाएगा 8वां 9वां तथा 10वां भी हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अभी ऊपर ही बताएं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी संरचना पसलियाँ खांचा बनती है। तो ये जो बनाती है ये वक्शीय के स्वरूप भी हो जाएगा, पसलियाँ भी हो जाएगा, स्टन भी हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देखेंगे, मानव खोपड़ी के कंकाल क्षेत्र में कुल कितनी हड्डी होती है। तो ये होती है मानव के खोपड़ी कंकाल में ये 8 हड्डी होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव खोपड़ी के अनाम क्षेत्र में कितने हड्डी उपस्थित होते हैं। तो मानव खोपड़ी के अनाम क्षेत्र में ये 14 हड्डी होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा
सी। आगे देखिए मेलिसस इंकल तथा स्टेपिस हड्डी मौजूद होते हैं तो ये मध्य कर्ण में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आगे देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के समान समान हायोड बॉन्ड कहाँ पाई जाती है? तो ये जो पाई जाती है मुख गुहा में पाई जाती है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए मनुष्य के सिर यानी कि शकल में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो ये 29 हड्डी होती है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिए मनुष्य के मेरुदंड में कितनी अस्थि पाई जाती है? तो मेरुदंड में ये 26 हड्डी पाई जाती है। आगे देखिए मेरुदंड में पाई जाने वाली अस्थि को क्या कहते हैं? तो इसे केशुरुक कहते हैं, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो ये हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। सर्कमवेंटर ये 3 नहीं, ये 1 होता है। आगे देखेंगे मेरुदंड के प्रथम केशरुक को क्या कहते हैं? जो खोपड़ी के अनुकपाल मुंडिका से जुड़ा रहता है तो उसे एटलस कहते हैं। क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? इनमें से कौन सा सही है? तो पहला देखेंगे मानव की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो जांघ की में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। उसके बाद मानव की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है जो कान में पाई जाती है, ये भी सही, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 तथा 2 दोनों सही। आगे देखेंगे लिखते समय कुल कितनी अस्थियां काम करती है? तो लिखते समय जो हमारा ये हाथ की उंगली है ये काम करती है और इसमें 8 हड्डी होती है, तो यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे कैलिविकल तथा स्केलपुला नामक अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ये अंश मेखला में पाई जाती है, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे एक समान मनुष्य के सबसे बड़ी हड्डी फीमर की लंबाई कितनी होती है? तो ये 48 सेंटीमीटर होती है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिए टिबिया तथा फिबुला अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ये पैर में पाया जाता है। आगे देखेंगे जन्म के समय मानव के किस भाग में हड्डी पुनः विकसित होती है? तो ये कान की, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में कौन बाह्य कंकाल का हिस्सा है? बाह्य कंकाल का हिस्सा जो होगा ये मानव का बाल तथा नाखून ये भी होगा। पक्षियों के पर एवं पंख ये भी होगा। उसके बाद मत्स्य तथा सरीसृप का शक्ल ये भी, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही होगा इनमें से सभी। आगे देखिए फेलेंजिस अस्थियां पाई जाती है, तो ये फेलेंजिस जो पाई जाती है ये हाथ तथा पैर दोनों की उंगली में सिर्फ पाई जाती है, पैर तथा हाथ की उंगली में पाई जाती है। आगे देखेंगे कैप के समान हड्डी जो घुटने के अतिरिक्त भाग को ढके रहता है वह क्या है? तो वो पटेला है। क्या है? पटेला, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ह्यूमरस अस्थि जो पाई जाती है ये पाई जाती ऊपरी बाह में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ऊपरी बाह में, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो ये अस्थि में जो सर्वाधिक मात्रा में रहता है ये कैल्शियम फास्फोरेट रहता है। क्या रहता है? कैल्शियम फास्फोरेट। आगे देखेंगे अक्षीय कंकाल में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो ये 80 होती है। आगे देखेंगे वृद्धा अवस्था में हड्डियां कमजोर होने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण जो होगा इसका कैल्शियम की कमी होगा, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैल्शियम की कमी। आगे देखेंगे मानव के अग्र तथा पश्च पाद में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो 120 होती है। पैर और हाथ दोनों की हड्डी मिला के 120 होती है। आगे देखिए मनुष्य के पैर की हड्डियाँ खोखली होती है, ठोस होती है, श्रांति होती है, किलक होती है, तो ये ठोस होती है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा सही। आगे देखेंगे मानव के उपांगी कंकाल में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो ये 126 होती है, इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखें अस्थियों के समान विकास के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो ये विटामिन डी की आवश्यकता होती है। आगे देखेंगे रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता से होने वाला रोग, तो
रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता होने से क्या होता है, ये गठिया रोग होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखें, अस्थियों से संबंधित निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? तो ये ऑस्टियोमाइलोटिस होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। मनुष्य गर्दन में कुल कितने अस्थि, मनुष्य के गर्दन में कितने हड्डी पाए जाते हैं? तो ये 7 पाया जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखें, आगे है कशेरुक की संधि किस प्रकार की होती है? तो ये अर्धचल संधि होती है। कैसी होती है? अर्धचल संधि होती है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, केहनू का जोड़ तथा घुटने का जोड़ किस प्रकार की होती है? तो हिंगिंग ज्वाइंट होती है। क्या होती है? हिंगिंग ज्वाइंट, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा हड्डी अग्रपाद की नहीं है? तो ये फ्यूला नहीं है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, श्रेणी मखेला में इलियस इसी चयम तथा प्यूबिस अस्थि मिलाकर एक गुहा बनाती है जिसमें फीमर अस्थि जुड़ा रहता है। इस गुहा को क्या कहते हैं? तो इस गुहा को एसेटाबुलम कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखें, कलाई तथा टखने की हड्डी में किस प्रकार की हड्डी पाई जाती है? तो ये ग्लीडिंग ज्वाइंट पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ग्लीडिंग ज्वाइंट हड्डी पाई जाती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखें, परचरण की क्रिया संपन्न होती है। तो परचरण की क्रिया संपन्न होती है, ये होगी कंकाल तंत्र में भी होगा, पेशियों के द्वारा भी होगा, तंत्रिका द्वारा भी होगा, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, छाती के पसलिया जिसे रिब्स कहते हैं जुड़ा रहता है। तो ये जुड़ा रहता है स्टर्नम तथा केसरुक से जुड़ा रहता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अग्र में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो 60 होती है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? इनमें से कौन सा सही है? तो अंश मेखला पश्चपाद की हड्डी फीमर से जुड़ा रहता है, जी नहीं, ये हो जाएगा गलत। उसके बाद श्रेणी मखेला अग्रपाद की हड्डी ह्यूमस से जुड़ा रहता है, जी नहीं, ये भी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा न तो ए न तो डी। इसका आंसर हो जाएगा डी, न तो 1 न तो 2। आगे देखेंगे, किस जोड़े के पसलियों को फ्लैटिंग पसलियाँ कहते हैं? तो ये 11वां तथा 12वां जोड़ा को फ्लैटिंग पसलियाँ कहते हैं। ये जो आपको जो थोड़ी देर पहले ऊपर बताया है। आगे देखें, पेड़ पौधे के बाहरी आकार या रूप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये मार्फोलॉजी कहलाता है। पेड़ पौधे के बाहरी आकार या रूप का अध्ययन को क्या कहते हैं? मार्फोलॉजी कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? आगे देखते हैं। आगे देखना इसमें से कौन सा सही है। तो पेड़ का वह भाग जो जमीन के अंदर रहता है उसे जड़ तंत्र कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, ये तो सही है। उसके बाद पौधे का वह भाग जो जमीन के ऊपर रहता है उसे प्ररोहत तंत्र कहते हैं, ये भी सही, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 तथा 2 दोनों सही। अगला प्रश्न, जड़ या मूल किसका विकास है? तो ये मूलांकर से होता है। किसका? मूलांकर से। इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिए, मूलांकुर से विकसित होने वाले जड़ को क्या कहते हैं? तो ये मुसला जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? मुसला जड़ कहते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिए, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के अन्य भाग से विकसित होने वाले जड़ को क्या कहते हैं? तो अपस्थानिक जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? अपस्थानिक जड़ कहते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, एक बीजपत्री पौधे में प्राथमिक जड़ शीघ्र नष्ट हो जाती है और उसके स्थान पर पतली जड़ों का एक गुच्छा तने के निचले भाग से नीचे निकल जाता है। इस जड़ को क्या कहते हैं? तो इसे रेशेदार जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशेदार जड़। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? तो मूल शीर्ष के ठीक पीछे होती है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, जड़ के किस भाग में पार्श्व जड़ें निकलती है? तो ये परिपक्व
प्रदेश में, कहाँ, परिपक्व प्रदेश में। इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, बरगद के शाखाओं से निकलने वाले जड़ों को क्या कहते हैं? तो इसे स्तंभ मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तंभ मूल, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, अब स्तंभ मूल पाई जाती है, तो स्तंभ मूल पाई जाती है केवड़ा में भी पाया जाता है, मक्का में भी पाया जाता है, गन्ना में भी, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखिए, पर्ण मूल किसमें पाया जाता है? तो ये बायोफिलियम में पाया जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बायोफिलियम में। आगे देखें, दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधा जैसे राइजोफोरा में श्वसन की सहायता के लिए विशेष प्रकार की जड़ निकलती है। इस जड़ को क्या कहते हैं? तो इस जड़ को न्यूमेटराफोर कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमेटराफोर कहते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसमें बर्फ मूल पाया जाता है? तो ये पान में पाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, न्यूमेटाफोर्स जिसे श्वसन मूल प्रायः पाया जाता है, तो ये मैंग्रोव के पौधा में पाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, उपरिरोही मूल पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आर्किड में पाई जाती थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, डहेलिया की जोड़ी होती है। डहेलिया की जोड़ी होती है कांदिल तथा पुलिकित का, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, श्वसन मूल पाया जाता है, तो श्वसन मूल पाया जाता है ये जूसिया में, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये शंकुरूपी और चुकुंदर, ये सही नहीं है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद गाजर क्या है? तो ये शंकुरूपी जड़ है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, जड़ क्या है? तो जड़ क्या है? तो जड़ हो जाएगा भूमि में जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण, ये भी होगा। उसके बाद पौधे को भूमि पर स्थिर रखना, ये भी हो जाएगा। भोजन स्टार्च को संचित करता, ये भी हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है? तो ये आलू नहीं है। आलू क्या है? तना है। अगला देखेंगे, पर्व संधि पाए जाते हैं, तो ये तना में पाए जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, तने का विकास होता है तो बीज के मूलांकर से होता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, भूमिगत तने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें पर्व तथा पर्व संधि नहीं पाए जाते हैं, तो यही गलत है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन एक तना है? तो आलू एक तना है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक तना नहीं है? ये इसमें से कौन सा एक तना नहीं है? तो गाजर नहीं है, क्योंकि गाजर क्या है? जड़ है। आगे देखेंगे, आलू भूमिगत रूपांतरित तना है जिसे कहा जाता है, तो इसे कंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंद। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखें, जब तना बहुत छोटा हो जाता है और पत्तियां मांसल होकर भूमि में गिर जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे बल्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? बल्ब। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आलू जो ये प्रकंद लिखा हुआ है, ये प्रकंद नहीं, ये हो जाएगा घन कंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घन कंद। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, तना जिसमें पर्व लंबा होता है और वह जमीन पर रेंग कर चलता है, उसे क्या कहते हैं? उसे रनर कहते हैं। क्या कहते हैं? रनर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, बेल तथा नींबू में पाए जाने वाले कांटे हैं, तो रूपांतरित तना है। क्या है? यह रूपांतरित तना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन में बी हो जाएगा। आगे देखिए,
मेरुदभिद पौधे के तने हरे चपटे या गोल आकृति में रूपांतरित होकर पत्तियां के तरह प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ऐसा तना को क्या कहते हैं? तो ऐसा तना को पर्णव स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्णव स्तंभ कहते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखें, कैक्टस नागफनी में शूल किसका रूपांतरित होता है? तो ये पत्ती का होगा। तो इस क्वेश्चन का पत्ती, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, पान का लता में बनने वाली अपस्थानिक जड़, तो ये क्या हो जाएगा? अब स्तंभ मूल हो जाएगा। क्या होगा? अब स्तंभ मूल, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो ये पत्ता होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, कीटभक्षी पौधे कलश पादप का कलश तथा ब्लड रबट का ब्लाडर किसका रूपांतर होता है? तो ये पत्ती का होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आगे देखिए, जलकुंभी के तने के पर्व संधियों पर ऊपर में पत्तियां का समूह है तथा नीचे जड़ों का गुच्छा, ऐसे तने को क्या कहते हैं? तो ऐसे तने को भूप्रसारिका कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, पौधे में भोजन संग्रह का काज करता है, तो ये करता है, पत्ती भी करता है, तना भी करता है, जड़ भी करता है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देखेंगे, अमर बेल तथा चंदन जैसे परजीवी पौधे में किस प्रकार के अपस्थानिक जड़ पाई जाती है? तो ये चूषण मूल पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां पाई जाती है? मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां होती है? तो ये 639, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और बता दें कि इससे पहले हम बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस सेट हैं जो करवा चुके हैं, तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आने वाला कुछ और भी नए प्रैक्टिस सेट है वो भी हम कराएंगे, तो इसलिए आप हमारे वीडियो के साथ हमारे साथ जरूर बने रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।